हेलो जी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कारो 2020। कारो की वीडियो तो इतनी बेस्ट होगी कि आज ही की क्लास में तुम्हें सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। सारे क्लोजेज के समेत सारा कुछ याद भी हो जाएगा, क्लोज का नंबर भी और क्लोज के अंदर क्या लिखना है वो भी। ठीक है जी। और आज ही की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कारो पे, किस तरह से आपको उनका आंसर देना है। समझा भी मैं दूंगा, याद भी मैं करा दूंगा और क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूंगा। सर सब आप करा दोगे तो हम क्या करेंगे? तुम सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो अभी के अभी कि आई विल स्कोर एग्जामिशन इन ऑडिट दिस टाइम। ठीक है जी। ये जो सारी मेहनत है मेरी और तुम्हारे ढेर सारे टीचर्स की, सारी मेहनत सिर्फ इसीलिए है कि तुम लोग अपने पेपर में अच्छा कर पाओ। तो आई होप कि तुमने कमेंट कर दिया होगा और बस जहाँ जहाँ मैं बोलूँ कि भाई मेरे पीछे बोलो, जहाँ जहाँ मैं कहानी रिपीट करूँ तो खुद से भी रिपीट करना। एक कहानी सुनाऊंगा, उस एक कहानी में सब समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये है चिंटू जी। चिंटू की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में। ठीक है, कार बनाने की कंपनी है, गाड़ी बनाते हैं, लंबोर्गिनी मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऐसे ही एक दिन घूम रहे थे सड़कों पे, हांड रहे थे दोस्तों के साथ, तो इन्हें एयरपोर्ट से उतरती दिखी एक गोरी मैम। गोरी मैम एज द से इन लगान। तो गोरी मैम को देख के इनका दिल गोरी मैम पे आ गया। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई शादी करूंगा तो मैं इससे करूंगा और किससे नहीं करूंगा। तो अब ये गोरी मैम के पास जाते हैं। ठीक है जी। तो चिंटू की कहानी पे 1 मिनट बाद वापस आएंगे। तुम्हें समझ में आता है कि भाई चिंटू है, चिंटू को एक गोरी मैम पसंद है और अब चिंटू जी जाके उसको अप्रोच करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें जरा बता दूं कि कारो है क्या। कारो इज कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। एक ऑडिटर को कंपनी के लिए कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग करनी होती है। इसमें टोटल मिला के 21 क्लोज है। एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तो देगा ही देगा, प्लस में कारो की एडिशनल रिपोर्टिंग भी करेगा। 21 चीजों पे ऑडिटर को बात करनी होती है। सर कारो को लाया क्यों गया? जब वो ऑडिट रिपोर्ट दे ही रहा है, सब कुछ चेक कर ही रहा है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है और भी चीजों को चेक करने की? बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, लोग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे थे। तो बस कारो इसीलिए ही एग्जिस्टेंस में आया ताकि फ्रॉड कम करे लोग, क्योंकि ये सारी चीजें ऑडिटर की रिपोर्टिंग में कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। सो दिस इज कारो 2020। किस किस पे एप्लीकेबल है, किस किस पे कारो लगता है? हर एक कंपनी पे, टू एवरी कंपनी कारो एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग दैट गोरी मैम विच इज फॉरेन कंपनी। ठीक है, एक्सेप्ट किस किस पे नहीं लगता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड एंड लॉट्स ऑफ लव टू शुभम सर, जिन्होंने ये कमाल की शॉर्ट ट्रिक बनाई। और फिर मुझे लगा कि भाई जब उन्होंने मेहनत कर ही रखी है तो फालतू में दोबारा मेहनत क्यों करनी, तुमको मैं इससे सिखा दूंगा। ठीक है जी। बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। बस्सी बी स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कंपनी। कारो बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कारो का मतलब है एडिशनल रिपोर्टिंग, 21 क्लोज रिपोर्ट करने होते हैं। बैंक्स, हमने चैप्टर 10 पढ़ा था ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो उसमें ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें उसको एडिशनल रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिटर की। लफार, सलार, ट्रेजरार, है ना, LFAR पे रिपोर्टिंग करनी होती है, CRR, SLR, ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ऑडिटर ने हाथ जोड़ दिए, यार भैया तुम तो क्या करा रहे हो, मजदूरी कराने लग गए तुम तो, एक बारी बैंक का नाम ले दिया, ये भी कर दो वो भी कर दो, 50 तरह की रिपोर्टिंग, अब तुम कारो भी डाल दो। उनने कहा चल ठीक है, कारों की रिपोर्टिंग रहन दे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डिटेल में और बहुत सारी एडिशनल चीजें रिपोर्ट करता ही है। फिर ए स्टैंड्स फॉर अकेले आदमी की कंपनी। अकेला आदमी, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनी पे BASSI एंड इंश्योरेंस कंपनी पे। इंश्योरेंस का लॉजिक सेम ही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में भी पब्लिक का पैसा बहुत लगा होता है, उस पर भी बहुत सारी रेगुलेशंस लगी हुई है, बहुत सारी एडिशनल चीजें रिपोर्ट करनी होती है ऑडिटर को। तो इंश्योरेंस कंपनी पे भी हमने छोड़ दिया। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, क्यों? क्योंकि ये छोटी होती हैं, इनके पास इतना पैसा है नहीं। अब तुम जाओगे ऑडिटर बन के, कारों की रिपोर्टिंग करोगे तो पैसा लोगे ना, 20 क्लोजेस रिपोर्ट करोगे तो पैसा लोगे ना। तो इनके पास इतना पैसा है नहीं, ये कह रहे हैं भैया अभी रहने दो, अभी नहीं। तो कह रहे कोई बात नहीं, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, अभी रहने दो। फिर इनने कहा
प्राइवेट लिमिटेड। तो छोटी ट्रिक क्या है, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। पर सर प्राइवेट लिमिटेड में तो बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने एक एडिशनल चीज डाली कि भैया अगर ये कंडीशंस कंप्लाई होंगी तो कारो की रिपोर्टिंग तुम पे एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज कारो तुम पे एप्लीकेबल है। फर्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल। देखो कारो को ना लगाने का पर्पस क्या था कि भैया छोटे लोग हैं, छोटी कंपनी है, ज्यादा पैसा नहीं है, तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ठीक है कारो की रिपोर्टिंग रहने दो। तो उनने कहा अगर तुम लोग करोड़पति हो, एक शब्द ध्यान रखना, अगर तुम करोड़पति हो तो तुमको कारो एप्लीकेबल होएगा। ठीक है जी। तो अगर तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो तुम पे कारो एप्लीकेबल है। अगर 1 करोड़ से कम है तो तुम पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। तुमने बैंक से उधार ले रखा है, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो 1 करोड़ से कम है तो तुम पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर है तो तुम पे कारो एप्लीकेबल है। सर उधार पे भी क्यों? क्योंकि भाई बैंक तुमको उधार देगा तो तब देगा ना जब तुम वापस देने के लायक होगे। तो बैंक अगर तुमको 1 करोड़ दे रहा है तो तब दे रहा है ना जब तुम 1 करोड़ से ऊपर के आदमी होगे। पक्का तुम करोड़पति होगे, तुम दिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, लेकिन पक्का तुम 1 करोड़ से ऊपर के आदमी हो तो तुम पे कारो एप्लीकेबल है। फिर टर्नओवर 1 करोड़ से कम, रो दिया प्राइवेट कंपनी वाला, कह रहा भाई टर्नओवर 1 करोड़, टर्नओवर तो इतनी जल्दी हो जाती है, कह रहा टर्नओवर पे 10% का मार्जिन बचता है, तो 1 करोड़ की टर्नओवर 10 लाख, क्या 10 लाख रुपए हैं, ऑडिटर ही सारा ले जाएगा, ये नहीं वो नहीं। तो रोने पीटने लग गया। सरकार ने कहा ठीक है चल एक काम कर, टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ कर देते हैं। तो अगर 10 करोड़ के हिसाब से 10% का मार्जिन देखे तो 1 करोड़ आ रहा है, यानी कि तू करोड़पति बन गया। तो टर्नओवर अगर तेरी 10 करोड़ से ऊपर है तो कारो तेरे पे एप्लीकेबल है। पेड अप शेयर कैपिटल, अपना खुद का पैसा डाल रखा है, उधार लेके पैसा डाल रखा है 1 करोड़ से ज्यादा तो कारो एप्लीकेबल है। या फिर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो कारो एप्लीकेबल है। ठीक है जी, समझ में आ गया किस किस पे अप्लाई होता है? सब कंपनीज पे एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी, सॉरी किस किस पे अप्लाई होता है? ऑल कंपनीज पे इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बस्सी प्राइवेट लिमिटेड। बी फॉर बैंकिंग पे एप्लीकेबल नहीं है। ए फॉर अकेले आदमी की कंपनी विच इज 1 पर्सन कंपनी। एस फॉर सेक्शन 8, एस फॉर स्मॉल कंपनी, आई फॉर इंश्योरेंस कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी? जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो आप पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ऊपर के नहीं है, जिसकी बोरोइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी लम्हा, अगर आपकी बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर की हो गई तो कारो आप पे एप्लीकेबल हो गया। एंड जिसका रेवेन्यू 10 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा उस पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 49। लो दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 43 तो मैं दिखाता हूं। मैं कह रहे प्रोविजन ऑफ कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या प्राइवेट लिमिटेड पे कारो एप्लीकेबल है? नहीं है। अ सब्सिडरी ऑफ XYZ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो क्या अब कारो एप्लीकेबल हो गया? यस, कारो एप्लीकेबल हो गया। कह रहा है पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस कितने? 50 लाख। 50 लाख पे तो कारो एप्लीकेबल नहीं होता। लोन बैंक से ले रखा है 90 लाख का, 1 करोड़ से कम है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर 5 करोड़, 10 करोड़ से कम है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बस एक कंडीशन की वजह से कारो एप्लीकेबल हो गया कि ये एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। क्या बोलता है? फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ XYZ लिमिटेड, और इसीलिए वो कारो के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है जी, तो लिखना कैसे है? पहले प्रोविजन लिखोगे, प्रोविजन बोले तो ये कि कारो किस पे एप्लीकेबल है, किस पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। फिर लिखोगे फैक्ट ऑफ द केस, फिर लिखोगे कंक्लूजन कि भैया वैसे तो सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, बस क्योंकि ये एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो इसलिए कारो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है? देखो समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करके मुझे बता देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें कहानी सुनाऊंगा मस्त से। जी प्राइवेट लिमिटेड हैज फुली पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ 1.20 करोड़ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसकी कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ से ऊपर की है।
तो 1 करोड़ से ऊपर की पे एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान बिजनेस इंटरप्ट हो गया। ये कैपिटल इसकी पिछले साल की थी, इस साल इसका बिजनेस इंटरप्ट हुआ कोविड की वजह से, और इसको लॉस हो गए 25 लाख के। ठीक है जी, कंपनी ने बोरो कर रखा है 55 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड उसकी टर्नओवर है 8.5 करोड़ की, अदर देन द रेवेन्यू ऑफ 250 लाख फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 8.5 करोड़ की इसकी टर्नओवर तो इसके कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, 2.5 करोड़ फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, जिसपे अभी इतना काम नहीं कर रहे हैं, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या कारो इस पे एप्लीकेबल है? देखो, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से कम, तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा है, पर इसने लॉसेस भी इनकर कर दिए, तो अब इसकी पेड अप कैपिटल हो गई 95 लाख, 120 लाख माइनस 25 लाख। ठीक है जी, बोरोइंग इसने रखी है बैंक से भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी 55 लाख की ईच, तो कितनी हो गई? 1.10 करोड़। बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर तो कारो एप्लीकेबल है। ठीक है जी, टर्नओवर इसकी होगी 8.5 लाख प्लस 250 लाख विच इज 1100 लाख विच इज 11 करोड़, तो 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगी तो तब भी कारो एप्लीकेबल है। तो आप बता के आओगे क्या क्या कंडीशंस है, और फिर कंक्लूजन में लिख के आओगे क्योंकि ये मीट कर रही है तो इसीलिए कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है अच्छी तरह से? कोई और दिक्कत परेशानी? मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ तुम्हें, अगर कोई भी और दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं कहानी पे। मैंने तुम्हें बताया था कि चिंटू है, चिंटू का मन आ गया गोरी मेम पे। अब क्या करेगा ये चिंटू? जो है हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन था, तो हनी सिंह ने एक बार एक गाना आया था, गाना गाया था ब्लू आइज, है ना? तो इसने क्या करा, ये गोरी मैम के पास गया, फटाफट से भागा 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 और फ़ोन ले लिया। वो फ़ोन पे बात कर रही थी अपने पिताजी से। अब चिंटू के हाथ में फ़ोन है और फ़ोन है उसके ससुर जी के पास, तो अब कह रहा है हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हम कितने पैसे कमाते हैं। इसका तो शोरूम था, कह रहा बस जितना आपकी बेटी 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है घर है गाड़ी है पैसा, है घर है गाड़ी है पैसा, नहीं मिलेगा आपको दामाद मेरे जैसा। तो चिंटू ने 2 लाइनें चेंज करके और बोल दिया, कह रहा बिल्कुल कॉपी कैट नहीं साउंड करना चाहिए, है घर है गाड़ी है पैसा, अंकल कहाँ मिलेगा आपको दामाद मेरे जैसा, ओके बाय। इसने फोन रख दिया। चिंटू ने उनको 3 बातें बताई, है घर है गाड़ी है पैसा। कौन सी 3 बातें? बोल मेरे साथ, है घर है गाड़ी है पैसा। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, ससुर जी को भी तो अपनी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना ही होगा, है ना? ससुर जी को अपनी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना ही होगा। अब एक अच्छे दूल्हे में क्या चीज़ होनी चाहिए कि भैया पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब होना चाहिए। अब ये पहले ही बता रहा है कि मेरे पास है घर है गाड़ी है पैसा। चलो अब ससुर जी आएंगे चेक करने कि भैया अगर इस आदमी के पास इतना सब कुछ है तो हम तो ब्याह करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ससुर जी लंदन से सीधा फ्लाइट पकड़ के इंडिया आए और अब एक एक चीज़ की चेकिंग करेंगे। पहले तो उन चीज़ों की चेकिंग करेंगे जो चिंटू ने खुद क्लेम करी है। ठीक है जी, है घर है गाड़ी है पैसा। घर बोले तो PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, घर बोले तो PPE या फिर इंटेंजिबल। कारों का पहला क्लोज है घर, PPE याद रख लोगे। ठीक है जी, घर के बारे में, फिक्स एसेट्स के बारे में हम क्या चीज़ें चेक करेंगे? पहले तो हम सारी असर्शंस चेक करेंगे। क्या तुम्हें असर्शंस आती हैं? अकाउंट बैलेंस के लिए ना हम 4 असर्शन लेते हैं, CERV, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। ठीक है जी, अगर तुम्हें असर्शंस नहीं आती हैं तो पूरा लेक्चर डला हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, उसमें मैंने तुम्हें ऐसी सिखाई है असर्शंस कि तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है जी, उसमें मैंने तुम्हें वीडियो भी दिखाई, वो PP वाटर बॉल्स वाली। तो असर्शंस आई होप आपको आती होगी। असर्शंस को अगर हिंदी में समझाऊं तो एक शब्द में क्या होता है? मैनेजमेंट का दावा। मैनेजमेंट कह रही है कि भैया घर जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है, हमारे नाम पे है, इसकी वैल्यू इतने करोड़ की है और कंप्लीट हमने दिखा रखा है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट दावा करती है, ऑडिटर चेक करते हैं। तो अब ससुर जी चेक करेंगे C, कंप्लीटनेस। कैसे चेक करेंगे?
प्रॉपर रिकॉर्ड्स से, कि क्या सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ये मेरे को। ठीक है जी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए होने चाहिए, क्वांटिटेटिव डिटेल्स होनी चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की। ऑडिटर जाएगा और चेक करेगा पीपीई के बारे में कि क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है, पीपीई के क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है इंटैंजिबल के। ठीक है जी। ई फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करी जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन से। तो ऑडिटर जाएगा और देखेगा पीपी और इंटेंजिबल के बारे में फिजिकली वेरिफिकेशन होती है कि नहीं होती रीजनेबल इंटरवल पे। अगर होती है तो क्या मैनेजमेंट को कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली, अगर मिली तो क्या मैनेजमेंट ने उनको प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर दिया कि भैया 2 एसेट्स गायब मिली, तो आपने उसको लॉस दिखा के बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया कि नहीं दिखा दिया। CER, आर बोले तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि ये घर जो है वो तेरे नाम पे है कि नहीं। ऑडिटर को चेक करना है, कैसे चेक करेगा, टाइटल डीड्स देखेगा, टाइटल डीड्स देखेगा, देखेगा कि ये जो घर है ये पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये सारी फलानी डिटेल्स ऑडिटर को बतानी पड़ेगी। क्या क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी वैल्यू है, किसके नाम पे है, वो जो बंदा जिसके नाम पे वो प्रमोटर है, डायरेक्टर, रिलेटिव है क्या, कब से है उसके नाम पे और क्यों है उसके नाम पे। क्यों हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी लैंड पे डिस्प्यूट चल रहा है, कंपनी को सस्ते में मिल रही थी तो कंपनी ने खरीद ली, लेकिन अपने नाम पे नहीं खरीदी, अपने किसी डायरेक्टर, किसी एम्प्लॉय, किसी पार्टनर के नाम पे खरीद ली, ताकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो तो सिर्फ लैंड जाए, कंपनी की रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए। तो इसीलिए कई बार लैंड या कोई और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसी और के नाम पे खरीदा जा सकता है, कई बार टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए खरीदा जा सकता है, और कई बार लोग इसको खरीदते हैं फ्रॉड करने के लिए, कई बार लोग इसको खरीदते हैं फ्रॉड करने के लिए। अब एक बात बताओ, आपके पास जितनी संपत्ति है, अब तुमको क्या लग रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास जितनी संपत्ति है सारी वो डिस्क्लोज करके चलते हैं? अरे नहीं रे, क्या करते हैं कि मान लो उनके घर कोई काम करने आता है, काम वाली दीदी आती है, कोई प्लम्बर आता है, कोई असली वाला प्लम्बर, कोई प्लम्बर आता है, कोई माली आता है, कोई कुछ आता है, तो उनके नाम पे, ड्राइवर के नाम पे उन्होंने खरीद रखे हैं, घर खरीद रखे हैं, बिल्डिंगें खरीद रखी है, लैंड खरीद रखी है, उनसे बस अंगूठे लगवा रखे हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हर महीने 5,000, 6,000, 10,000 डायरेक्टर सैलरी के नाम पे। और ऐसा होता है, ये होती हैं बेनामी प्रॉपर्टीज, कि आपने अपने नाम पे ना लेके टैक्स बचाने के चक्कर में दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी ली है, इसको हम बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टीज। तो ऐसी भी चीज़ें लोग करते थे, और इसीलिए ऐसे फ्रॉड नहीं करें लोग, इसलिए रिपोर्टिंग डाली गई कि क्या कंपनी के अलावा किसी और के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। सर पर अगर उसने टैक्स बचाने के लिए डाली ही है तो वो क्यों बताएगा कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार उसने फ्रॉड का इंटेंशन हो, कई बार टैक्स प्लानिंग पर्पस, कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए भी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो सकती है ना। तो डिपेंड करता है कि वो बता रहा है कि नहीं बता रहा। अगर वो बता रहा है तो तुम रिपोर्ट करोगे, ठीक है जी। फिर CERV, कंप्लीटनेस के लिए क्या देखेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड देखेगा, टेंजिबल के लिए, इंटेंजिबल के लिए, पीपी के लिए। ई फॉर एग्जिस्टेंस के लिए कि क्या कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कराती है, रेगुलर इंटरवल पे कराती है, तो क्या कोई डिस्क्रिपेंसी मिली। आर फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या देखेगा, टाइटल डीड्स देखेगा। वी फॉर वैल्यूएशन, ऑडिटर देखेगा क्या कंपनी ने अपनी पीपी को रीवैल्यू किया है, तो जो रीवैल्यूएशन करी है क्या किसी रजिस्टर्ड वैल्यू ने करी है, और कितने अमाउंट की करी है, 1 करोड़ से 500 करोड़ तो नहीं कर दिया। अगर रीवैल्यूएशन का अमाउंट 10% या उससे ज्यादा है तो अलग से रिपोर्ट करके बताएगा कि कितना अमाउंट चेंज हुआ है, कि ऐसी कौन सी एसेट है तो 50% बढ़ जा रही है, 10% से ज़्यादा का रिवैल्यूएशन का अमाउंट है, तो हो सकता है कंपनी का इंटेंशन हो फ्रॉड करने का, झूठी वैल्यू दिखा रखी हो, तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है जी। CERV प्लस एक और क्या लिखा है, बेनामी। तो अगर, अब बेनामी तुमको समझ में आएगा क्या होता है, तो अगर कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, शुरू हुई हैं या पेंडिंग है, पहले से चल रही थी, इन फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर दी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, तो वो भी ऑडिटर एडिक्वेटली डिस्क्लोज करवा के चलेगा। वो देखेगा कि क्या कंपनी ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा। बात समझ में आती है। डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर बस बता देगा कि भैया डिस्क्लोजर दे रखा है कि नहीं दे रखा, ठीक है जी। फिर है घर, है गाड़ी, है पैसा। गाड़ी का काम था, उसका गाड़ी का शोरूम था, तो गाड़ी उसके लिए क्या हुई, इन्वेंट्री। सेकंड इज इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री के लिए हम एसए 501 स्पेशल कंसिडरेशन में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? इन्वेंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन क्या है? एग्जिस्टेंस चेक करना। एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री है कि नहीं, चोरी तो नहीं होगी। कैसे चेक करोगे? फिजिकली वेरीफाई करके। ठीक है जी, है घर है गाड़ी। इन्वेंट्री के लिए अब चेक करोगे फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस वर्किंग कैपिटल लोन। आज के टाइम में आपके देश में जितने भी लोग हैं ना बिजनेस वाले, सब मेजरली लोग वर्किंग कैपिटल लेके चलते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन लेके चलते हैं बैंक से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं। बच्चा 5 करोड़ के लोन लेके चल रहा है वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ऑडिटर को चेक करना है ये भी। देखो, सबसे पहले तो ऑडिटर देखेगा कि क्या कंपनी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कराती है रीजनेबल इंटरवल पे। ठीक है जी, जो लोग करते हैं क्या वो पूरी प्रॉपर कवरेज करते हैं, जो प्रोसीजर के साथ करते हैं क्या वो प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है मैनेजमेंट के हिसाब से। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन कराई तो क्या कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली, अगर 10% से ज़्यादा की डिस्क्रिपेंसी मिली तो क्या कंपनी ने उसको प्रॉपरली डील किया कि नहीं किया। है घर है गाड़ी, गाड़ी इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस वर्किंग कैपिटल लोन। क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, साल में किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी लम्हा, कंपनी को सैंक्शन हुआ है वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, और 5 करोड़ से ऊपर की वर्किंग कैपिटल लिमिट अगर कंपनी को सैंक्शन हुई है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है उसके बारे में। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट को गिरवी रखा के, इन्वेंट्री को गिरवी रखा के फिर ऑडिटर देखेगा कि बैंक वाले ने 5 करोड़ की लिमिट दी है तो रिटर्न्स भी मंगाता होगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी मंगाता होगा। तो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है, रिटर्न है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही, कि ऐसे ही कुछ भी भेजे जा रहे हैं कि भैया हमारी लिमिट सही रहे। अगर कंपनी वाले बोलेंगे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, और ये सब लिख के भेजेंगे तो उनकी लिमिट रिड्यूस हो जाएगी। तो कंपनी वाले झूठी चीज़ें भी भेज सकते हैं, या फिर कंपनी प्रॉफिट घटा के दिखाना चाहे ताकि टैक्स कम देना पड़े, तो हो सकता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी कर रखी हो। तो कहीं भी गड़बड़ी होगी तो ऑडिटर पकड़ पाएगा, देख पाएगा। फ्रॉड रिपोर्टिंग काम था कि भैया फ्रॉड होने से बचाया जा सके। तो अब ऑडिटर इन सारे मुद्दों पे ध्यान दे रहा है कि भैया कंपनी ऐसे या वैसे करके फ्रॉड तो नहीं कर रही। बात समझ में आती है? फिर है घर है गाड़ी है पैसा। यार अंकल जी पैसा तो इतना अंबानी को लोन दे दें, पैसा तो इतना अंबानी को लोन दे दें। तो अगला पॉइंट इज लोन, LIGS। बोलो मेरे साथ, अगला पॉइंट इज लोन, LIGS, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऑडिटर क्या देखेगा? क्या तुमने कभी किसी को लोन लिया? क्या तुमने कभी किसी को लोन दिया? तो क्या तुमने उससे लोन वापस लिया? देखो, पढ़ते हैं एक बारी। क्या कंपनी ने कभी किसी को लोन दिया? वेदर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, या फिर गारंटी दी हो, सिक्योरिटी दी हो किसी और एंटिटी को। ठीक है जी, देखो मेरे को कंपनी से बाहर पैसा निकालना है, शेयर होल्डर का सारा पैसा है, तो मैं क्या करूंगा? लोन दे दूंगा किसी को, बोलो चुका ही मत, है ना। लोन दो तो सबको पता चल जाएगा। मैं क्या करूँ? उसको बोलूँ बैंक से लोन ले, मैं तेरे नाम पे गारंटी देता हूँ, मैं अपनी एसेट को एज सिक्योरिटी रखता हूँ, तू बैंक से लोन ले ले। तो कुछ भी हुआ तो बताना है कि क्या कंपनी ने कोई लोन दिया है, क्या कोई LIGS। अब मैं LIGS नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोन नहीं बोल रहा हूँ। तुम समझना कि जहाँ जहाँ मैं लोन बोल रहा हूँ वहाँ LIGS है। क्या कंपनी ने कोई लोन दिया तो कितने अमाउंट का दिया, कितने अमाउंट का दिया अपनी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को, और कितने अमाउंट का दिया टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट को, कि भैया कितना लोन आपने वापस लेना है सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट से, कितना लोन आपने वापस लेना है अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट से। ठीक है जी। फिर लोन दिया, लोन देते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कहीं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रीजुडिशियल तो नहीं, खतरनाक तो नहीं, घातक तो नहीं कंपनी के लिए, कि भैया तुमने कहा कि भैया ठीक है 1% पे लोन दे रहा हूँ मैं तेरे को, साल का 1% ब्याज तुमको दे दूँ। क्यों भैया? पैसा शेयर होल्डर का है, शेयर होल्डर FD में भी डालेगा, बैंक में भी डालेगा, तो भी 4% 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, तू 1% पे कैसे दे रहा है? तो कहीं टर्म्स प्रीजुडिशियल तो नहीं। ठीक है। फिर जिसको दिया क्या वो पैसा वापस दे रहा है? अगर फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होगा तो पैसा वापस आना चाहिए। तो जिसको दिया उसका शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या था, और क्या पैसा वापस आ रहा है? पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो कब से नहीं आ रहा है?
अगर अमाउंट ओवर ड्यू है यानी कि पैसा वापस नहीं आ रहा है तो कब से नहीं आ रहा है, अगर 90 दिन हो गए तो क्या तूने रिकवरी के लिए कोई स्टेप्स लिए, अगर तेरी नीयत है पैसा वापस लेने की तूने पक्का कोई स्टेप्स लिए होंगे रिकवरी के लिए कि भैया 3 महीना हो गया पैसा नहीं आया, ठीक है जी। फिर कहीं तूने ऐसा तो नहीं किया कि कंपनी ने रीन्यू कर दिया हो, एक्सटेंड कर दिया हो फ्रेश लोन्स टू सेटल दी एग्जिस्टिंग लोन, कि भैया ठीक है तूने मेरे से 2 करोड़ ले रखे थे, ला मैं तेरे को 3 करोड़ का लोन नया देती हूँ, उस 3 करोड़ में से मेरे पुराने 2 करोड़ वापस कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीजों पे ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क देखे हैं, मतलब ऑडिटर के एडवर्स रिमार्क है ना, यानी कि कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है, तो ऑडिटर ये सारी चीजें रिपोर्ट करेगा। अगर किया है तो एग्रीगेट अमाउंट कितना है, कितना रिन्यू किया है, कितना फ्रेश लोन के थ्रू दिया है ताकि आपका पुराना लोन सेटल हो सके, परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द टोटल लोन्स, ये वाला लोन कितना परसेंट है आपके टोटल दिए गए लोन्स का, ठीक है जी। ये वाली लोन वाली कंडीशंस जो है ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होती जिनका काम ही लोन देने का है, जैसे कि एनबीएफसी या फिर बैंक्स, है ना। नालायक, तुम्हें ऊपर ही समझा के है ना, बस्सी प्राइवेट लिमिटेड, बैंक्स पे तो कारो ही एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। तो और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम ही लोन देने का है तो उस पे ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है जी। बैंक पे तो कारो ही एप्लीकेबल नहीं है। फिर वो बोल रहा है क्या कंपनी ने कोई ऊल जलूल लोन दिया, ऊल जलूल लोन मतलब रीपेबल ऑन डिमांड, कि भैया जब हम मांगेंगे जब दे दियो, है ना, या फिर बिना कोई टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट स्पेसिफाई करे ही लोन दे दिया कि भैया ठीक है हम मांग लेंगे तेरे से अपने आप। ऊल जलूल लोन तो नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितने अमाउंट का दिया है और वो आपके टोटल दिए गए लोन का कितना परसेंटेज है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी, कितना लोन कंपनी ने प्रमोटर्स को, कितना लोन कंपनी ने रिलेटेड पार्टी को दिया है, ये वाला भी बता के आना है। अब लॉ मेकर्स को पता नहीं क्या मजा आ रहा था, उनने कहा है घर है गाड़ी है पैसा, लोन की बात कर दी, LIGS की बात कर दी, कह रहे एक और क्लोज डालेंगे, एक और क्लोज डालेंगे LIGS पे जिसमें लिखा है कि अगर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी है तो ऑडिटर देखेगा कि क्या कंपनी ने सेक्शन 185 सेक्शन 186 का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। वही सेम है LIGS, ऊपर 3 क्लोज डाल दिए, ऊपर तीसरे क्लोज में 6 बातें बोल दी, अगला एक और क्लोज बनाया, एक बात और बोलेंगे, क्यों भैया पहले बोल देता, चलो कोई बात नहीं। तो अब चिंटू जी ने क्लेम करा था है घर है गाड़ी है पैसा, ठीक है, कह रहा पैसा तो अंकल इतना अंबानी को लोन दे दे। तो अब तुमको 3 चीजें याद होगी, घर से PP, गाड़ी से, गाड़ी क्या थी उसकी इन्वेंट्री, और पैसा क्या करता था वो लोन देता था। तो PPE इन्वेंट्री और लोन सीरियल वाइज है, याद रखना हर एक चीज सीरियल में याद करा रहा हूं मैं, बस लोन के 2 पॉइंट है। फिर ससुर जी आए भागे 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 भागे, ससुर जी आए कह रहे भाई ये पैसा इतना आ कहां से रहा है, तेरा ही पैसा है ना, पब्लिक के पैसे तो नहीं उछल रहा, ऐसा तो नहीं कि तूने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखा है, ऐसा तो नहीं कि तूने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखा है। चिंटू कह रहा है ससुर जी आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हो, आप देखो मेरे कोस्ट रिकॉर्ड्स देखो, देखो ये सारा कुछ प्रॉफिट है, मेरी कोस्टिंग कितनी आती है, मैं सेल कितने में करता हूँ, सारा प्रॉफिट है, आप झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे, पब्लिक का पैसा नहीं है, मेरे कोस्ट रिकॉर्ड्स देखो। अरे सर जी कह रहे हटा कोस्ट रिकॉर्ड, 50 रुपए अकाउंटेंट को तो बना देगा कोस्ट रिकॉर्ड, तू मेरे को एक काम कर, तू दिखा अपने स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स कि भाई तू कोस्ट रिकॉर्ड तो झूठे बना लेगा लेकिन तू टैक्स तो झूठा नहीं देगा, है ना, तो टैक्स तो सच्चा ही देगा। तो कह रहे ठीक है आप मेरी ITR देख लो, 7 करोड़ का टैक्स भरा है मैंने। ससुर जी ने देखा भाई लड़का क्या तो सही रहा, गाड़ी वाड़ी इसकी है, प्रॉफिट है कमा रहा है, 7 करोड़ का टैक्स भरा है। फिर ससुर जी के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, कह रहे लड़का तो सही है। फिर ससुर जी ने कान में जाके पूछा, कह रहा बेटा सुनना अब तो हम समधी जी बनने वाले हैं, तो अब तो घर की बात है, तू मेरे को एक बात तो बता, एक बात तो बता, ये जो 7 करोड़ का तूने टैक्स भरा है तो तेरी सफ़ेद वाली इनकम है ना, ये तो तेरी सफ़ेद वाली इनकम है, जो ऊपर की ब्लैक मनी जो तूने दिखाई नहीं वो अनडिस्क्लोज इनकम कितनी है वो भी तो मेरे को बता, आखिर मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ, मेरे को इतना तो पता होनी चाहिए ना कि अनडिस्क्लोज इनकम कितनी है, वो भी तो मुझे बता। बात समझ में आती है। तो अगला पॉइंट है डिपॉजिट। फिर उसने कहा कि आप मेरे कोस्ट रिकॉर्ड देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर कह रहा है 7 करोड़ का टैक्स दिया है, 7 करोड़ इज 7th पॉइंट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। फिर उनने पूछा बेटा इनकम डिस्क्लोज करना, इनकम डिस्क्लोजर बताना, लाओ जरा पढ़ते हैं।
कह रहा है ऑडिटर जब जाएगा तो देखेगा कि क्या कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, और अगर किया है या फिर कोई पैसा डीम्ड टू बी डिपॉजिट हो गया है। कंपनी लॉ में एक सेक्शन है जिसमें वो बताता है कि भैया डीम्ड टू बी डिपॉजिट हम किस किस चीज़ को मानेंगे। कि मान लो आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची और आपने उसको कहा कि भैया मैं तेरे से वापस खरीद लूँगा, अग्रीमेंट कर ले। तो मतलब सिर्फ आपको पैसा चाहिए था, आपको प्रॉपर्टी बेचनी नहीं थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कि वो डीम्ड टू बी डिपॉजिट बन जाता है। आप चाहो तो लो में पढ़ लेना, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अभी। तो ऑडिटर देखेगा कि क्या कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे या फिर कोई अमाउंट डीम्ड टू बी डिपॉजिट है, तो क्या आरबीआई वाले डायरेक्टिव्स को कंप्लाई किया, सेक्शन 73 से 76 को कंप्लाई किया, कंपनीज एक्ट का अगर कोई और रेलिवेंट प्रोविजन था इस डिपॉजिट के ऊपर तो क्या उसको कंप्लाई किया, आरबीआई को सेक्शन 73 टू 76 को और कंपनीज एक्ट को क्या इन्होंने कंप्लाई किया। अगर नहीं किया तो क्या कॉन्ट्रावेंशन करी, फिर क्या उनके खिलाफ ऑर्डर पास करा है क्या कंपनी लॉ बोर्ड या एनसीएलटी ने या आरबीआई ने, और अगर करा है तो क्या उन्होंने उस ऑर्डर का पालन किया है कि नहीं किया। कि भैया लॉ भी कंप्लाई नहीं कर रहे, फिर उनके खिलाफ ऑर्डर भी पास हो जा रहा है, ऑर्डर को भी कंप्लाई नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कंपनी ने आरबीआई 73 टू 76 या कंपनीज एक्ट वाली चीज़ों का कंप्लाइंस किया है, नहीं किया तो क्या कॉन्ट्रावेंशन करिए, क्या उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर पास हुआ है तो क्या उस ऑर्डर को कंप्लाई किया है कि नहीं किया। फिर ऑडिटर देखेगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कंपनी को कि भैया कंपनी को बनाने थे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने थे अंडर सेक्शन 148, अगर कर रखा है तो क्या कंपनी ने बना रखे हैं कि नहीं बना रखे। फिर ऑडिटर देखेगा क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी कि सरकार को देने वाला पैसा, टैक्स के रूप में, एक्साइज के रूप में, कस्टम के रूप में, जो भी चीज़ें आपको देनी है, सर्विस टैक्स, जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, दो तरह के होते हैं, एक होता है अनडिस्प्यूटेड, एक होता है डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड यानी कि सरकार कह रही है भाई तूने मेरा 2 करोड़ देना है, हम कह रहे हैं हाँ हमें पता है कि तुम्हारा 2 करोड़ देना, अभी पैसे नहीं दे देंगे, तो अनडिस्प्यूटेड हम भी अग्री कर रहे हैं कि 2 करोड़ देना, सरकार भी अग्री कर रही है 2 करोड़ देना। यहाँ पे डिस्प्यूटेड में क्या है, सरकार कह रही तूने मेरा 2 करोड़ देना है, हम कह रहे हैं ना भैया ना, हम 1 करोड़ ही देंगे, 1 करोड़ बनता है, तुम कानून नहीं पढ़ पा रहे हो अपना बनाया हुआ। सरकार कह रही नहीं नहीं 2 करोड़ बनता है, हम कह रहे नहीं नहीं 1 करोड़ बनता है, तो अब हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है। सो दो तरह के हो सकते हैं, एक है डिस्प्यूटेड, एक है अनडिस्प्यूटेड। ऑडिटर देखेगा जो भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं क्या कंपनी उनको रेगुलरली डिपॉजिट करा रही है, अगर नहीं करा रही तो कितने आउटस्टैंडिंग है ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को जिसको 6 महीने हो चुके हैं और वो अभी तक पड़ा ही हुआ है, पे नहीं किया कंपनी ने। ठीक है जी। दूसरा वो कह रहा है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के केस में वो देखेगा कितने अमाउंट का है और कहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, किस कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। तुमने डिपार्टमेंट को बोला, रिप्रेजेंटेशन दी कि भैया ये सही नहीं है, तो उसको हम डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, फोरम में केस चलना चाहिए, कोर्ट में केस होना चाहिए, तो हम उसको डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज मानेंगे, अदरवाइज उसको अनडिस्प्यूटेड की कैटेगरी में डाल देंगे। बात समझ में आती है। ससुर जी ने कहा क्या था, एक बार शुरू से करें, है घर, है गाड़ी, है पैसा, अंकल कहाँ मिलेगा आपको दामाद मेरे जैसा, अंकल घर है, गाड़ी है, पैसा। घर इज, फर्स्ट इज, बोलो मेरे साथ, पीपीई, कैसा बोलोगे तो याद हो जाएगा, घर इज पीपीई, पीपीई के लिए क्या चीज चेक करेंगे, सीईआरवी प्लस बेनामी। ठीक है जी, आई होप ये आता होगा। आप इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए क्या चीज चेक करोगे, एग्जिस्टेंस प्लस वर्किंग कैपिटल लोन। घर है, गाड़ी है, पैसा, पैसा तो इतना अंकल अंबानी को लोन दे दे। लोन इज LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, पूरी 6 स्टेप की प्रोसेस थी और फिर ICAI ने फूक के एक और सेक्शन, एक और क्लोज डाल दिया LIGS का सेम, जिसमें बोला कि सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस करना है। घर है, गाड़ी है, पैसा, 4 क्लोज हो गए। उसके बाद अंकल ने क्या पूछा आके सबसे पहले कि भैया पैसा तेरा ही है ना, पब्लिक के डिपॉजिट पे तो नहीं चल रहा तू। उसने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे कोस्ट रिकॉर्ड्स देख लो, 7 करोड़ का टैक्स भरा है मैंने, 7 करोड़ के स्टैट्यूटरी ड्यूज भरे हैं। तो अंकल ने कहा कि बेटा इनकम डिस्क्लोजर बता दे अब तो मेरे को। तो ऑडिटर जाएगा और देखेगा, ऑडिटर जाएगा और देखेगा अगर कोई ट्रांजैक्शंस उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की थी,
जो उसने सरेंडर, देखो निर्मला ताई को तुम जानते हो, अरे वही अपनी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई, निर्मला सीतारमन। तो उन्होंने एक बारी स्कीम लेके आई, उन्होंने बोला कि भैया तुम लोगों ने जिसने टैक्स की चोरी कर रखी है चुपचाप मेरे को बता दो, वरना मोदी जी आए हैं सरकार में, घर में घुस के मारते हैं, और एक बारी पकड़ लिया तो 300% का टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये देना पड़ेगा, फलाना ढमकाना, बहुत नुकसान हो जाएगा। खुद आके प्यार से बता दोगे तो 78% लेंगे, बाकी दे देंगे। तो इस डर से, इस धमकी से बहुत सारे देशवासियों ने अपना पैसा जा जाके डिस्क्लोज कर दिया कि भैया ये पैसा था जिस पर हमने टैक्स नहीं भरा था, अनडिस्क्लोज इनकम थी, आपको बताया नहीं था कि हमने पैसा भी कमाया। ठीक है जी। तो अगर कंपनी ने कोई ऐसी इनकम को डिस्क्लोज करा या सरेंडर करा है जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, तो क्या अब वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है? ऑडिटर ये चेक करेगा। ठीक है जी। फिर ससुर जी बात कर रहे थे अनडिस्क्लोज इनकम, उसने बताया कि नहीं नहीं बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। फिर ससुर जी को लगा कि यार इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, कहीं इसने लोन तो नहीं लिया हुआ है जो ये वापस नहीं देता है। तो ससुर जी ने पूछा क्या तुमने कभी किसी से लोन लिया? लिया तो क्या वापस दिया? अरे मैंने भी नहीं दिया, दिस इज रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, है तो 6 पॉइंट पर 3 टॉपिक्स हैं। डिफॉल्ट पे 2 पॉइंट है, पर्पस पे 2 पॉइंट है, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट पे 2 पॉइंट है। कह रहे ऑडिटर चेक करेगा कि क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है लोन की रीपेमेंट में, अगर किया है तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा इस फॉर्मेट में कि क्या नेचर ऑफ बोरोइंग था, किस चीज के लिए लोन दिया, क्या सिक्योरिटी दी थी, किस बंदे से लोन लिया, कितना अमाउंट अभी तक पे नहीं किया, प्रिंसिपल पे नहीं किया या इंटरेस्ट पे नहीं किया, कितने दिनों से अनपेड पड़ा है, कितने दिनों का डिले हो चुका है। और अगर कोई रिमार्क्स देना चाहे तो ये सर क्या ये टेबल याद करनी है सर? हाँ मेरे बच्चे, टेबल याद करनी है, सब कुछ याद करना है, मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा। ठीक है जी, टेबल याद करनी है, इजी है, हो जाएगी, एक बार लिख के देखो। एक बात मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, क्लोज नंबर याद करा रहा हूँ, अंदर का कंटेंट याद करा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, कुछ तो तुम भी करोगे कि पेपर भी मैं लिखाऊं तुम्हारे कुछ हो जाएगी, चिंता मत करो, हो जाएगी टेबल याद, इतनी मुश्किल नहीं है। आलस नहीं करना है, आलस करके सीए नहीं बनते, मेहनत करके बनते। डिफॉल्ट के ऊपर 2 पॉइंट, क्या कंपनी ने कभी रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है? किया है तो ये सारी चीजें आपको बतानी कि कितना अमाउंट का किया है। क्या कंपनी को किसी ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या, किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, कि भैया कंपनी के पास पैसा तो है पर दे नहीं रही है, तो ऐसा कुछ हुआ है तो ऑडिटर बताएगा। फिर पर्पस के ऊपर देखो, तीन टॉपिक्स हैं, डिफॉल्ट, पर्पस, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट। बोलो मैं सब, डिफॉल्ट बोल लो, डिफॉल्ट, पर्पस, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, डिफॉल्ट, पर्पस, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, डिफॉल्ट, पर्पस, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट। अच्छा ठीक है, नहीं नाचता हूँ मैं। डिफॉल्ट हो गया कि क्या कंपनी ने कभी डिफॉल्ट किया है तो क्या क्या डिटेल, और क्या कंपनी को कभी किसी ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया। पर्पस, पैसा उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए ऑब्टेन किया था, अगर नहीं तो कितना अमाउंट डाइवर्ट किया और दूसरे पर्पस के लिए लगाया। ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म बेसिस वाला पैसा तूने लॉन्ग टर्म चीज़ों पे लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर डिफॉल्ट, पर्पस, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, क्या कंपनी ने किसी से लोन लिया है सब्सिडरी जेवी एसोसिएट की ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए, कि भैया सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को पैसा देना था तो कंपनी लोन ले रही है, या फिर कंपनी ने सिक्योरिटीज को प्लेज करके, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट की सिक्योरिटीज को प्लेज करके अपने लिए लोन लिया। क्या सब्सिडरी जेवी एसोसिएट के लिए लोन लिया है कभी, या फिर अपनी सिक्योरिटीज प्लेज कर, उनकी सिक्योरिटीज प्लेज करके अपने लिए लोन लिया। ये दोनों ही चीजें ऑडिटर को बतानी। ठीक है जी। कहानी पे क्या था, अंकल है घर है गाड़ी है पैसा, पीपी, इन्वेंट्री, एलआईजीएस के 2 पॉइंट। तो अंकल ने पूछा कि बेटा तू पब्लिक के डिपॉजिट पे तो नहीं उछल रहा, तो फिर वो प्रूव कर रहा है कि अंकल कॉस्ट रिकॉर्ड देख लो। अंकल कह रहे नहीं, आईटीआर दिखा। अंकल पूरे शक्की हैं एकदम ही, ऐसे खड़ूस अंकल है। का है वो, लेजर लाइट निकल रही थी अंकल की नजरों से, ये रहे अंकल खड़ूस एकदम ही। अंकल कह रहे पब्लिक के डिपॉजिट पे तो नहीं चल रहा, कह रहा नहीं कॉस्ट रिकॉर्ड देख लो, कह रहे नहीं आईटीआर दिखा, स्टैट्यूटरी ड्यूज दिखा। फिर उसने स्टैट्यूटरी दिखा, फिर कह रहा है अनडिस्क्लोज इनकम भी तो बता दे। ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम के बाद उसने
अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बाद कहाँ गया मेरा, फिर ससुर जी ने फिर पूछा कि भाई तू लोन लेके पैसा वापस ना देता हो, ऐसा तो नहीं है, रीपेमेंट ऑफ लोन करता है क्या? ठीक है, अब इसको बुरा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे, मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ वो नहीं ले रहे हैं, ITR देख रहे हैं, ये कह रहे हैं डिपॉजिट है, कभी कह रहे हैं लोन है। तो अब चिंटू की ईगो हर्ट हो गई, कह रहा है ससुर जी आप बैठ जाओ, पहले तो मैं आपको एक बात बताता, 10 दिन में मेरी कंपनी का IPO आने वाला है, मेरी शक्ल देख के मैं फ्रॉड लगता हूँ, मैं फ्रॉड हूँ नहीं। चिंटू क्या बोला, कह रहा 10 दिन में मेरी कंपनी का IPO आने वाला, आप ऐसा मत समझो कि मैं फ्रॉड हूँ, मेरी शक्ल देख के मैं फ्रॉड लगता हूँ, मैं फ्रॉड हूँ नहीं। तो अगले 2 पॉइंट है IPO और फ्रॉड। ऑडिटर जाएगा देखेगा कि क्या कंपनी ने IPO या FPO से पैसा उठाया, और उठाया तो उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए उठाया था। अगर नहीं तो डिफॉल्ट बताएगा, सब्सीक्वेंट रेटिफिकेशन करी है कंपनी ने, नहीं करी, ये सब चीज़ें रिपोर्ट करेगा। फिर ऑडिटर देखेगा कि क्या कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट करी है, या शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर दिए हैं कुछ स्पेशल लोगों को, अगर दिए हैं तो सेक्शन 42 और सेक्शन 62 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया, और फंड्स जो रेज करे हैं वो एंड फंड रेज हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच फंड्स वर रेज, सही पर्पस के लिए लगाए हैं कि नहीं लगाए। अगर नहीं लगाए तो डिटेल्स देगा कितने अमाउंट के पैसे उन्होंने डाइवर्ट किए और क्या नॉन कंप्लायंस किया, क्या IPO FPO से पैसा रेज किया तो उसी पर्पस के लिए लगाया जिस पर्पस के लिए उठाया था, नहीं लगाया तो डिटेल देगा, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट डिबेंचर शेयर अलॉट किए उन्हीं पर्पस के लिए पैसा लगाया जिस पर्पस के लिए लगाना चाहिए था, नहीं तो फिर डिटेल देगा ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व और नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। फिर अगला पॉइंट है फ्रॉड। फ्रॉड क्या है, क्या कंपनी ने कभी फ्रॉड किया है या कंपनी के साथ किसी ने फ्रॉड किया है, नोटिस किया है ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो कितना अमाउंट का और किस तरह का फ्रॉड था। ठीक है जी, फिर क्या 143(12) के अंदर ADT 4 बताया था आपको ऑलरेडी, रिपोर्ट ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में ही हमने सीखा था क्या कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या 143(12) के अंदर ADT 4 में ऑडिटर्स ने कंपनी के खिलाफ कोई फॉर्म फाइल किया है, ठीक है, या फिर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आई है क्या, क्या ऑडिटर ने उनको देखा। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स क्या होती हैं, जो भी लोग कंपनी के छोड़ के चले जाते हैं, कोई एम्प्लॉय है, कोई इन्वेस्टर है, जिनको कुछ भी दाल में काला लगता है, वो बताते हैं बाहर कि भैया इस कंपनी के अंदर की बात ये है, हम अंदर काम करते हैं और अंदर ना ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। अभी तुमको पता है आज ही एक कमाल की न्यूज़ मैंने सुनी है कि एक आदमी ने ये बताया है कि चाइना की एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिससे उनके अंदर कुछ भी करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, उनका मन ही ना करे कुछ भी करने का एक्सेप्ट कंप्यूटर के आगे बैठने का, उसके अलावा सारी चीज़ों की इच्छा उनकी मर जाए। कैसे कैसे गंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इंसानियत मर चुकी है। बट ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट कि कंपनी कुछ गलत कर रही है। ठीक है, अब वो आदमी उस कंपनी के अंदर काम करता होगा तो ही उसने बताया, तो ये थी एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट। तो अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है तो ऑडिटर ने उसको कंसिडर किया कि नहीं किया, ये भी बताएगा। ठीक है जी, फिर अब जब वो ससुर जी को कहता है, वापस कहानी एक बार आए, है घर, है गाड़ी, है पैसा, घर इज PP, गाड़ी इज इन्वेंट्री, पैसा इज LIGS के 2 क्लोजेस। फिर ससुर जी आए, ससुर जी कह रहे पब्लिक के डिपॉजिट पे तो नहीं चल रहा, कह रहा मेरे कोस्ट रिकॉर्ड देख लो, कह रहा मेरे कोस्ट रिकॉर्ड देख लो। फिर उसने कहा कि मैं 7 करोड़ के स्टैट्यूटरी ड्यूज भरता हूँ, तो 8वें नंबर पे उन्होंने कहा कि अपना डिस्क्लोजर ऑफ इनकम बता दे, इनकम डिस्क्लोजर बता दे। उसने कहा कि ठीक है देख लो। फिर ससुर जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि तू रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं करता, पैसा लेके वापस नहीं देता, तो अब उसकी ईगो हट हो गई। उसने कहा ससुर जी 10 दिन में मेरा IPO आने वाला है, शक्ल देख के ये मत समझो कि मैं फ्रॉड हूँ। अब चिंटू की ईगो बुरी तरह से हर्ट हो गई। चिंटू बैठा है, चिंटू कह रहा है कि यार ठीक है, तुमको अगर ऐसा ही लग रहा है तो ठीक है, तुम चले जाओ, अपनी लड़की को ले जाओ, मत कराओ मेरे साथ शादी। अब चिंटू की आंखों से आंसू टपक रहा है, टप 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 टप, एक आंख से आंसू, फिर दूसरी आंख से आंसू, फिर एक आंख से आंसू, फिर दूसरी आंख से आंसू। अब ससुर जी कह रहे हैं
कि यार लड़का इमोशनल भी है, सब कुछ सही सही बता भी रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा भी रहा है, कुछ गड़बड़ लग तो नहीं रही। फिर ससुर जी ने पूछा कि भाई यार तू इतना बढ़िया लड़का है, मेरे को तेरी बात पे भरोसा हो रहा है, तो अब तक तू सिंगल कैसे है? तो कहता कि ससुर जी बस यही सवाल तो नहीं पूछना था, दिल पे लगी मेरे बात, यही सवाल तो नहीं पूछना था। अब वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। कह रहा है कि ससुर जी एक लड़की थी निधि, 12 साल का हम दोनों का रिलेशनशिप था, 12 साल का मेरा निधि के साथ रिलेशनशिप था। 13 दिन में हम लोग रिलेटेड पार्टी बनने ही वाले थे, 13 दिन में हमारी शादी होने ही वाली थी, हम लोग रिलेटेड पार्टी बनने ही वाले थे। लेकिन फिर मुझे अंदर की बात पता चली कि वो किसी और के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रही थी। बारह साल का मेरा निधि के साथ रिलेशनशिप था, 13 दिन में हम रिलेटेड पार्टी बनने वाले थे। फिर मुझे अंदर की बात, इंटरनल ऑडिट पता चली कि वो किसी और के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रही थी। निधि कंपनी, अगर ऑडिटर निधि कंपनी को चेक करने गया है तो वो देखेगा कि क्या निधि कंपनी ने नेट ऑन फंड्स से डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करी है, 1:20 में मेंटेन करनी होनी चाहिए। नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करी है कि नहीं करी, कि 1 रुपया जो कैपिटल का लगाया उसके अगेंस्ट वो 20 रुपए तक के मैक्सिमम डिपॉजिट्स ले सकती है। क्या ये रेशियो निधि कंपनी ने मेंटेन करी है कि नहीं करी? ये एक मैंडेटरी रेशियो होती है। फिर दूसरी क्या होती है? 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स, क्या ये निधि कंपनी ने मेंटेन करा कि नहीं करा? देखो, लोग पैसा जमा करा रहे हैं एफडी के नाम पे, विच इज टर्म डिपॉजिट, यानी कि एक टर्म तक रुकने वाला डिपॉजिट। अब निधि कंपनी उस डिपॉजिट को गिरवी रख के खुद पैसा उधार ले सकती है ताकि अपने मेंबर्स को आगे उधार दे सके, तो वो हो जाते हैं एनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड यानी कि फ्री फ्रॉम एनी क्लेम्स या ऑब्लिगेशन। तो निधि कंपनी को एटलीस्ट 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ठीक है जी। और तीसरा, क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट इन रीपेमेंट किया है? क्या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे, रीपेमेंट्स पे किया है? तो ऑडिटर बताएगा। ठीक है जी। फिर निधि के साथ 12 साल का रिलेशनशिप था, 13 दिन में रिलेटेड पार्टी। कह रहे ऑडिटर जाएगा और देखेगा क्या कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है तो सेक्शन 177 और 188 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया? 7788 भाई 77 88 भाई रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी के केस में सेक्शन 177 और 188 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया, सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करेगा। कि देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो सारी चीजें डिस्क्लोज करिए कि नहीं, वो देखेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इंटरनल ऑडिट, ऑडिटर देखेगा कि कंपनी में कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्या है, तो उसका साइज कंपनी के बिजनेस के साइज के हिसाब से है ना। ऐसा नहीं कि रिलायंस जैसी महाविशाल एंटिटी है और इंटरनल ऑडिट में बंदा काम कर रहा है एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट वालों का साइज कमेंसरेट तो है ना विद द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। और इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसीडर करी कि नहीं करी, ये भी बताएगा। ठीक है जी। फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी है डायरेक्टर के साथ या उनके साथ कनेक्टेड कोई पर्सन थे उनके साथ? सेक्शन 192 बताता है कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए? 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी दूसरा रास्ता क्या निकालती है? उनको कोई गाड़ी दे दी, उनको कोई बंगला दे दिया, उनको कोई ड्राइवर दे दिया, अलग अलग तरीके की नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कर ली उनके साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर देखेगा कि क्या कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एंटर करिए तो क्या सेक्शन 192 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया। फिर से रिवाइज करें एक बारी, कितना रह गया हमारी भी? 49 मिनट्स। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब तो है घर, है गाड़ी, है पैसा। घर इज पीपी के लिए क्या चेक करेंगे? CERV प्लस बेनामी। गाड़ी के लिए क्या चेक करेंगे? इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री के लिए एग्जिस्टेंस प्लस वर्किंग कैपिटल लोन। है घर, है गाड़ी, है पैसा। पैसा कितना अंकल जी? अंबानी को लोन दे दे। अंबानी को लोन इज LIGS के 2 क्लोजेस। पहले में 6 स्टेप की एक प्रोसेस थी, दूसरे में 2 चीजों का कंप्लायंस था, 2 सेक्शंस का कंप्लायंस था। फिर ससुर जी ने पूछा कि पब्लिक के डिपॉजिट पे तो नहीं चल रहा? उसने कहा नहीं, मेरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स देख लो।
उनने कहा कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो कोई भी बनवा लेगा, तू ITR दिखा, स्टैट्यूटरी ड्यूज दिखा। कह रहा मैंने 7 करोड़ के स्टैट्यूटरी ड्यूज भरे हैं। फिर उनने कहा कि बेटा इनकम डिस्क्लोजर बता दे, जो ऊपर की इनकम है वो भी बता दे। फिर ससुर जी को फिर से शक हुआ, कह रहे कि भैया रीपेमेंट ऑफ लोन तू करता है कि नहीं करता है, ऐसा तो नहीं कि लोगों का पैसा उधार लेके मार लेता है। तो उसकी ईगो हर्ट होगी। उसने कहा कि ससुर जी सुनो, 10 दिन में मेरा IPO आने वाला है, मेरी शक्ल देख के मेरे को फ्रॉड मत समझो। फिर वो बताता है कि 12 साल का निधि के साथ रिलेशनशिप था, 13 दिन में हम लोग रिलेटेड पार्टी बनने ही वाले थे। फिर मुझे बात पता चली अंदर की इंटरनल ऑडिट कि वो किसी और के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रही है। अब चिंटू पूरी फील में था, बता रहा था अपनी दुखद भरी कहानी। ससुर जी भी पूरी फील में थे, कह रहे हाँ हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फिर वो बताता है, ससुर जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ और तू उस टाइम पे क्या करता था। कह रहा उस टाइम पे तो ससुर जी मैंने अपना सारा पैसा NBFC में डाल रखा था। NBFC क्या करती है? NBFC छोटे छोटे व्यापारियों को लोन देती है, किसी को 5,000 का, किसी को 10,000 का, छोटे छोटे उद्यम को सपोर्ट करने के लिए। जो लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते वो NBFC से लोन लेते हैं। तो चिंटू कह रहा है कि उस टाइम तो ससुर जी मैंने अपना सारा पैसा NBFC में डाल रखा था देश के विकास के लिए। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि निधि ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो मैंने अपना सारा पैसा NBFC से निकाला। मुझे लगा कि अब जब वो ही नहीं रही तो इस पैसे का क्या करूं। मैंने सारे पैसे को आग लगा दी, लेकिन पैसा बहुत सारा था तो मैं हर रोज पैसे को आग लगाता था, पाब्लो एस्कोबार की तरह। पाब्लो एस्कोबार पता तुम्हें कि उसने एक बारी उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो नोटों के बंडल जला दिए पूरी रात भर। इतना पैसा था उसके पास कि वो बंडल जला जला के आग से खा रहे, उसकी गुड़िया को ठंड नहीं लगे। तो कह रहा इतना पैसा था, मैंने सारे पैसे को आग लगाई और उस आग की आंच पे अपने दिल को सेका। इतना पैसा था, इतना पैसा जला दिया कि देश को, पूरे देश को भयंकर कैश लॉसेस हो गए। फिर मेरे पास आए खुद मोदी जी। मोदी जी ने मुझे मेरी ही ऑडिटर वाली भाषा में बताया कि बेटा सुन, तू ऐसे पैसे को जला मत, मैं तेरा दुख समझता हूँ, तू एक काम कर। मोदी जी कह रहे मैं तेरा दुख समझता हूँ, मैं खुद की बात भी टीवी पर, रेडियो पर मन की बात करता हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बात करने को, मैं तेरा दुख अच्छी तरह से समझता हूँ। तू एक काम कर, तू ये पैसे को जला मत। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुझे निधि के लाइफ से रिजाइन दे देना चाहिए, अब तुझे निधि के लाइफ से रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम दोनों का गोइंग कंसर्न दिख नहीं रहा है, मुझे तुम दोनों का गोइंग कंसर्न दिख नहीं रहा है। और ये जो जितना भी पैसा बच गया इसको भलाई में लगा, लोगों के काम में लगा, दुआ मिलेगी, CSR में लगा। ठीक है जी। क्या बताया उसने? ससुर जी ने पूछा कि तब क्या करता था। उन्होंने कहा कि सारा पैसा मैंने NBFC में लगा रखा था, फिर निकाल के मैंने पैसा जलाया, इतना पैसा जला दिया कि देश को भयंकर कैश लॉसेस हो गए। फिर मोदी जी आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि भैया निधि के लाइफ से रिजाइन दे दे, क्योंकि तेरा और उसका गोइंग कंसर्न देख नहीं रहा है, और बाकी पैसा जला मत, उससे क्या कर, CSR कर, जो भी अनस्पेंड पैसा है उससे तू CSR कर। बात समझ में आई? ठीक है जी, चलो पढ़ाता हूँ मैं। NBFC के बारे में 3 चीजें, 45 IA, COR और CIC। कह रहा है ऑडिटर चेक करेगा कि क्या NBFC ने सेक्शन 45 IA ऑफ RBI एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, रजिस्ट्रेशन ले लिया कि नहीं ले लिया। फिर कहीं NBFC विदाउट सर्टिफिकेशन ऑफ, विदाउट COR, विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो अपना धंधा नहीं चला रही। NBFC के ना कई सारी तरह के टाइप्स होते हैं, 10-11 तरह के, उसी में से एक टाइप होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका काम होता है सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट करना। तो अगर NBFC एक CIC है तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी? अगर थी तो क्या ले लिया? या फिर वो CIC एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन थी? अगर थी तो क्या वो अभी तक वो कंडीशंस को फुलफिल करती है कि नहीं करती है? बात समझ में आई कि क्या उसने CIC का क्राइटेरिया फुलफिल करा, रजिस्ट्रेशन ले लिया? अगर एग्जेम्प्टेड या अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो उस चीज़ का भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि नहीं करती? अगर आपके ग्रुप के पास एक से ज़्यादा CIC हैं तो ऑडिटर बताएगा कि ग्रुप के पास कितनी नंबर ऑफ CICs हैं। कैश लॉसेस, अगर कंपनी कैश लॉस कर रही है फाइनेंशियल ईयर में या फिर पिछले साल कंपनी ने कैश लॉस किए तो ऑडिटर उसका अमाउंट बताएगा। कैश लॉस क्या होता है? देखो, एक तो आपका प्रॉफिट होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, है ना, प्रोविजन माइनस करने के बाद। लेकिन डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ये कोई एक्चुअल में तो कैश गया नहीं, खर्चा है नहीं, ये तो बुक एंट्रीज है। तो ऑडिटर देखना चाहता है कि भैया बुक एंट्रीज को एक बार हटा दो, क्या वैसे भी कंपनी कैश को मैनेज नहीं कर पा रही, लॉस कर रही है?
तो मतलब कंपनी डूबने की कगार पे, शायद हो सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड चल रहा हो। तो कैश लॉसेस अगर कंपनी कर रही है तो कितने अमाउंट के कैश लॉस मतलब बुक एंट्रीज को हटा के हम देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर्स ने रिजाइन किया था तो क्या हमने वो सारी चीज़ें कंसिडर कर ली कि क्या इश्यूज थे, क्या ऑब्जेक्शंस थी, क्या कंसर्न उन्होंने रेज करे थे, हमने वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। हमने कर ली क्या, हम वो सारी बातें बताएंगे। गोइंग कंसर्न को लेके कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, अदर इंफॉर्मेशन और टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट के प्लान, क्या ऑडिटर कंक्लूड करता है कि कोई खतरा एग्जिस्ट नहीं करता एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। क्या ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट वाली 1 साल के अंदर अंदर पे कर पाएगी, जो उनसी 1 साल के अंदर ड्यू है, यानी क्या अपनी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर पाएगी कि नहीं, ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया, ये भी ऑडिटर बताएगा। वैसे भी इससे 570 में हम लोग बात बताते ही हैं, ठीक है जी। फिर अनस्पेंट CSR, CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अलावा क्या कंपनी ने अनस्पेंट अमाउंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड स्पेसिफाई करा है, कंपनीज एक्ट ने जो फंड स्पेसिफाई करा है, उसके अंदर डाल दिया विद इन 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर कोई अमाउंट अनस्पेंट पड़ा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अलावा, उसको स्पेशल अकाउंट में डाल दिया। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट वाला पैसा छोड़ के क्या बाकी का पैसा कंपनी ने किसी स्पेशल फंड में डाला है, जो कंपनी से बोलता था विद इन 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, डाल दिया तो बताएगा, नहीं डाला तो बताएगा। वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट, कोई भी अमाउंट अनस्पेंट पड़ा है ऑफ एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, कि भैया हमने कहा कि भैया हम ना बिल्डिंग बनवाएंगे, हम पार्क बनवाएंगे, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनवाएंगे, उसके लिए हमने 50 करोड़ अलग से निकाल के रख दिए। अब 50 करोड़ एक दिन में तो लग नहीं जाएगा, हमने भी 3 करोड़ लगाया, 5 करोड़ लगाया, लगा रहे हैं धीरे धीरे, तो बाकी का जो पैसा अभी तक लगा नहीं है उसको एक स्पेशल अकाउंट में डालना होता है। तो क्या वो कंपनी ने डाल दिया है, सेक्शन 135(6) का कंप्लायंस कर लिया है, ऑडिटर ये बताएगा। फिर 21 पैरा, देखो एक चीज हमने ऊपर बताई नहीं थी आपको, मैं अब बता दे रहा हूं आपको। कह रहा है कारो नॉट एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट क्लोज 21। कारो सिर्फ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। हर एक कंपनी की SFS स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 20 चीज़ तो आपको रिपोर्ट करनी होती है, और 21वां क्लोज रिपोर्ट करना होता है CFS के लिए। 21वां क्लोज क्या कहता है, 21वां क्लोज कहता है, देखो रिलायंस है, रिलायंस के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनीज हैं, लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं है कि कारो एप्लीकेबल नहीं हो, तो कारो बहुत सारी पे एप्लीकेबल है। तो ये कह रहा है कि क्या किसी सब्सिडरी की कारो रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क आए हैं ऑडिटर की तरफ से, अगर आए हैं तो उन सब की डिटेल और पैराग्राफ नंबर वो CFS में डिस्क्लोज कर देगा कि उस फलानी सब्सिडरी के कारों में ये एडवर्स रिमार्क है, उस फलानी सब्सिडरी के कारों में ये एडवर्स रिमार्क है, ये बस वो मेंशन कर देगा कि भैया जिसको जाके पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है जी। यानी कि कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी फ्रॉड नहीं कर पाएगी। बात समझ में आती है। फिर ये कह रहे हैं ऊपर कही जितनी भी बातें हैं, अगर उनमें से कोई अनफेवरेबल या क्वालिफाइड है तो ऑडिटर उसका बेसिस भी बताएगा कि भैया हम क्यों बोल रहे हैं कि वो बात अनफेवरेबल है, सही नहीं है, कंपनी ने नहीं करी, या फिर ऐसी कोई बात है जिस पे ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो ये फैक्ट बताएगा कि भैया मैं इस पे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और क्यों नहीं कर पा रहा उसका रीज़न भी बताएगा। बात समझ में आई कि भैया मैं क्यों अपनी ओपिनियन नहीं दे पा रहा। अब लाओ कितने मिनट हो गए, मिनट हो गए हमारे 58। अब जरा अपना स्वैग वाला चश्मा लगा लें, और अब हाई होप कि आपको कारों के 21 के 21 पॉइंट याद हो गए होंगे ना। लाओ जरा एक बारी रिवाइज करते हैं। है घर, है गाड़ी, है पैसा। घर इज PP के लिए क्या चेक करोगे, CERV, C फॉर कंप्लीटनेस, कैसे चेक करोगे, प्रॉपर रिकॉर्ड से। E फॉर एग्जिस्टेंस, कैसे चेक करोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन से, कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो प्रॉपरली डील किया कि नहीं किया। R फॉर राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन कैसे चेक करोगे, टाइटल डीड से। V फॉर वैल्यूएशन, क्या कंपनी ने वैल्यू रीवैल्यू करा तो क्या किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू करा तो 10% से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी अगर आई तो हमको रिपोर्ट करके चलनी है। प्लस बेनामी, क्या कंपनी के ऊपर कोई बेनामी का केस चल रहा है तो वो हमको रिपोर्ट करके चलना है, ठीक है जी। ये था आपका PPE इंटेंजिबल, ठीक है जी। फिर
इन्वेंट्री, है घर, है गाड़ी, गाड़ी इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए आप क्या देखोगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है रेगुलर इंटरवल पे कि नहीं होती है, कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है तो उसको सही से डील किया कि नहीं। फिर क्या है, वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन अगर कंपनी ने लिया 5 करोड़ से ऊपर का तो ऑडिटर रिपोर्ट करके चलेगा। फिर क्या है, LIGS, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी कि क्या कंपनी ने किसी को लोन दिया है, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को कितना दिया है और बाकियों को कितना दिया है। कि अंकल है घर, है गाड़ी, है पैसा, पैसा तो इतना है, अंबानी को लोन दे दें, अंबानी को लोन दे दें। क्या आपने किसी को लोन दिया है? मेरे को अपनी शक्ल देख देख के हंसी आ रही है बार बार इसमें मजा आ रहा है इस चश्मे को पहन के रिकॉर्ड करने में। ठीक है चलो करते हैं ना, मैं हटाने वाला था इसके ऊपर। ठीक है, हम 21 के 21 क्लोज तो ऐसे ही रिवाइज करेंगे। क्या आपने किसी को लोन दिया है, सब्सिडी जेवी एसोसिएट को कितना दिया है और बाकियों को कितना दिया है। क्या उससे पैसा वापस आ रहा है, कहीं टर्म्स प्रीजुडिशियल तो नहीं। फिर क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट सही है, क्या उसने रीपेमेंट करी। तीसरा, नहीं करी, ओवरड्यू है तो कब से ओवरड्यू है, 90 दिनों से ज्यादा ओवरड्यू है तो क्या आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए उसको वापस लेने के। ठीक है जी। फिर क्या था, ओवरड्यू हो गया। फिर कह रहा है कि कहीं आपने फ्रेश लोन तो ग्रांट नहीं कर दिया है कि भैया एक और नया लोन ले लो और उससे ही पुराने वाले लोन को सेटल कर देना। फिर कंपनी ने कोई ऊल जलूल लोन दिया है क्या, कोई रीपेबल ऑन डिमांड या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स कंपनी ने लोन दिया है तो वो आपको बताना है। LIGS, फिर ICI ने बताया एक और क्लोज डाल के सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस भी करना है। ससुर जी आए, ससुर जी ने कहा है घर, है गाड़ी, है पैसा, पैसा तो इतना लोन दे दें। 4 क्लोजेस हो गए हमारे। 5वां क्लोजेस ससुर जी ने कहा कि भैया पब्लिक डिपॉजिट पे तो नहीं उछल रहा। अगर कंपनी ने डिपॉजिट लिया है क्या, ऑडिटर देखेगा, लिया है तो RBI सेक्शन 73 to 76 और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई किया है कि नहीं किया। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है तो कोई ऑर्डर पास किया है उन्होंने या नहीं किया। अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है तो कंपनी ने उस ऑर्डर का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। फिर वो कह रहे नहीं ससुर जी कोस्ट रिकॉर्ड्स नहीं, वो कह रहे नहीं ससुर जी कह रहे क्या कि पब्लिक के डिपॉजिट पे तो नहीं चल रहा। कह रहे नहीं मेरे कोस्ट रिकॉर्ड्स देख लो। फिर ससुर जी ने कहा कोस्ट रिकॉर्ड तो कोई भी बना लेगा, तू स्टैच्यूटरी ड्यूज दिखा। उसने कहा 7 करोड़ के स्टैच्यूटरी ड्यूज भरे हैं मैंने। फिर ससुर जी ने कहा इनकम डिस्क्लोजर भी कर दे, कितने ऊपर की इनकम है, ये तो तेरी वाइट वाली हो गई। फिर ससुर जी ने कहा कि कहीं तू रीपेमेंट ऑफ लोन ना करता हो, लोन लेके पैसा वापस ना देता हो। तो चिंटू ने कहा कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा शक कर रहे हैं। उन्होंने कहा ससुर जी बैठो, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, एक फ्यूचर की, एक बैक स्टोरी फ्यूचर में कि 10 दिन में मेरा IPO आने वाला है। मेरी शक्ल देख के आप मेरे को ना फ्रॉड मत समझो। ससुर जी को फिर उसने बताना चालू किया कि 12 साल का मेरा निधि के साथ रिलेशनशिप था, 13 दिन में हम रिलेटेड पार्टी बनने ही वाले थे, लेकिन मेरे को ऐसी बात पता चली, अंदर की बात पता चली, इंटरनल पता चली कि भैया वो किसी और के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रही थी। फिर ससुर जी ने पूछा उस टाइम क्या करता था। कह रहा उस टाइम तो बहुत पैसा था, सारा पैसा NBFC को दे रखा था देश के विकास के लिए। फिर मैंने सारा पैसा निकाला और आग लगा दी। उस आग पे अपने दिल को सेका और देश को भयंकर कैश लॉसेस हो गए। फिर आए मोदी जी, उनने मेरे को समझाया कि भैया अब तुझे निधि के लाइफ से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारा गोइंग कंसर्न दिख नहीं रहा है और जितना पैसा बचा है उसको CSR में लगाना चाहिए तेरे को। फिर 21वां क्लोज था जिसमें हमने कहा जो सिर्फ CFS पे अप्लाई होगा कि भैया अगर किसी भी सब्सिडरी में कोई भी कारों का एडवर्स रिमार्क है तो आपको CFS में बता देना है। बात समझ में आती है। कोस्ट रिकॉर्ड्स जहां मेंटेन करने चाहिए थे वहां कर लिए हैं कि नहीं ये बताएगा। स्टैच्यूटरी ड्यूज जो भी डिस्प्यूटेड हैं, कितने डिस्प्यूटेड हैं, कितने अनडिस्प्यूटेड हैं। अनडिस्प्यूटेड अगर उसने पे नहीं किए हैं, 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं तो ऑडिटर ये रिपोर्ट करके चलेगा। डिस्प्यूटेड है तो कितने डिस्प्यूटेड है और कहां पे पेंडिंग है ये रिपोर्ट करके चलेगा। इनकम डिस्क्लोजर, क्या कंपनी ने डिस्क्लोज कर दी है कोई सरेंडर्ड इनकम जो है उसकी, ठीक है जी ये बताएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन कि भैया कहीं कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया है तो किसके पैसे का किया है, क्या कंपनी को बिल्कुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है। पर्पस, क्या जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था उसी पर्पस के लिए लगाया, शॉर्ट टर्म लेके लॉन्ग टर्म तो नहीं लगा दिया। सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, क्या कंपनी ने खुद लोन लिया सब्सिडरी जेवी एसोसिएट के लिए, क्या उनकी अपनी उनकी सिक्योरिटीज गिरवी रख के अपने लिए लोन लिया, ठीक है जी। IPO 10 दिन में IPO आने वाला है तो IPO FPO लॉन्च किया है क्या कंपनी ने, किया है, पैसा उठाया तो उसी पर्पस के लिए लगाया ना जिस पर्पस के लिए उठाया था पैसा। क्या कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट डिबेंचर ये सारी चीजें करी है,
पर्पस, उसी पर्पस के लिए पैसा लगाना जिसके लिए लगाना चाहिए था। अगर नहीं तो कितने अमाउंट का नहीं और क्या नॉन कंप्लायंस किया है। फ्रॉड, क्या कंपनी के साथ किसी ने फ्रॉड किया, क्या कंपनी पे किसी ने फ्रॉड किया। ठीक है, ऑडिटर ने 143/12 A84 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रिपोर्ट किया है क्या। विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स ऑडिटर ने देख ली क्या। निधि कंपनी ने अपनी नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करनी चाहिए, करी है क्या नहीं करी। 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट वाली रेशियो मेंटेन करनी चाहिए, करी है कि नहीं करी। और क्या रीपेमेंट में डिफॉल्ट है क्या। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते टाइम ये दोनों सेक्शंस 177 और 188 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया, ऑडिटर ये बताएगा। इंटरनल ऑडिट, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, क्या वो कंपनी के साइज के हिसाब से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का साइज सही है कि नहीं। क्या ऑडिटर की इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट हमने कंसिडर कर ली। क्या कंपनी ने डायरेक्टर के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी है क्या, करी है तो सेक्शन 192 रेम्यूनरेशन वाले का कंप्लायंस कर लिया कि नहीं। एनबीएफसी, क्या कंपनी एनबीएफसी है तो रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि नहीं ले रखा, कहीं बिना रजिस्ट्रेशन के तो ऑपरेट नहीं कर रही। अगर सीआईसी है तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, लेना चाहिए था तो लिया होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए था तो क्या एग्जम्पशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। एक से ज़्यादा सीआईसी है तो बताएगा कितनी है। कैश लॉसेस, अगर कंपनी को कैश लॉस हो रहे हैं इस साल या पिछले साल तो बताएगा। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, अगर ऑडिटर्स छोड़ के गए तो हमने उनके इश्यूज ऑब्जेक्टिव कंसर्न्स को देख लिया। फिर ऑडिटर ने कंक्लूड क्या करा कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, एक साल की लाइबिलिटीज को पे कर पाएगी कि नहीं। अनस्पेंड सीएसआर, जो कंपनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अलावा कोई पैसा किसी फंड में डाल रही है तो वो बताएगा। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का बचा हुआ पैसा किसी स्पेशल अकाउंट में डाल दिया कि नहीं डाल दिया वो बताएगा। फिर 21वां क्लोज कि अगर किसी भी सब्सिडरी में कारों में कोई भी एडवर्स रिमार्क है तो सीएफएस में वो डिस्क्लोज करके चलेगा। एक्सेप्शंस क्या थी, कारों किस पे एप्लीकेबल होगा किस पे नहीं होगा। टू एवरी कंपनी एक्सेप्ट बस्सी प्राइवेट लिमिटेड, बैंकिंग 1% कंपनी विच इज अकेले आदमी की कंपनी, एस फॉर सेक्शन 8, एस फॉर स्मॉल, आई फॉर इंश्योरेंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या 3 चीजें थी, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, बोरोइंग 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ से कम होनी चाहिए तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सब्सिडरी है ऑफ ए पब्लिक कंपनी तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये था आपका कारो। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, पर्पस समझ में आ गया होगा, चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके बताना। पिछले 1 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ, मेरा गला दुख गया। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप तुमको मज़ा आया, मैंने तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखाए। कैसी लगी वीडियो मुझे बताना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है जी, मैं मिलता था तुमसे अगली वीडियो में। मुझे बता देना कौन सा चैप्टर मुश्किल लग रहा है। देखो, अगर तुम एक सही एटीट्यूड के साथ चीज़ों को पढ़ोगे तो हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सारे टीचर्स तुम्हें ऐसे पढ़ाते हैं। वो तो बस मुझे तुम्हारे दुखी चेहरे अच्छे नहीं लगते, तुम मुंह लटका के पढ़ाई करते हो, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ेदार, कुछ अच्छा करा दूँ। और ये उसी में मेरी एक कोशिश थी। जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम भी इस तरह से सोचो कि यार मैं इतना दुखी होकर क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं अपने साथ इतना गलत क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि तुम दुखी होते हो, तुम्हारे पास एक लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेड टाइम है, तो दुखी होकर कोई भी चीज़ क्यों करनी। एक सही एटीट्यूड के साथ करोगे ना तो वो चीज़ तुम्हारे लिए फन भी होगी, ईजी भी होगी, मज़ेदार भी होगी और तुम उसमें ग्रो भी करोगे। यदि तुम क्रिब ही करते रहोगे ना कि यार ये क्यों करना पड़ रहा है, ये क्या है, ये क्लोज नंबर क्यों याद करना पड़ा है, अरे ठीक है ना, करना पड़ रहा है तो कर लो, तुम्हें सारी ज़िंदगी थोड़ी ना करना है। लॉ ऑफ द लैंड है, करो, पास हो, आगे बढ़ो, ख़त्म, दैट्स इट। और इस पड़ाव पे आने के बाद, इस पड़ाव पे पहुंचने के बाद तो ये सारी बातें सोचने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ तो ख़त्म ही होने वाली है ना आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इतना सा रह गया, इतनी बड़ी स्टूडेंट लाइफ थी, अब ये सवाल पूछने का क्या फ़ायदा, अब तो ख़त्म ही होने वाली है ना। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अच्छे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। वाइब मत बिगाड़ा करो दुखी दुखी होके। ठीक है जी, चलो मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।